नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। मैं हूं जुबैर खान। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस बड़ी खबर के साथ कि पंजाब में पुलिस अधिकारियों के तबादले की खबर आई है। जी हां, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि पंजाब पुलिस के आला अधिकारियों के तबादले की खबर सामने आई है। आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये खबर, कई बड़े पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। जी हां, कोरोना के चलते पंजाब सरकार का ये बड़ा फैसला अपने आप में है। लॉकडाउन पर अब पहले से ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि पंजाब में कोरोना गाइडलाइंस पर पूरा जोर रहेगा और उसी के मद्देनजर पंजाब पुलिस ने ये बड़ा कदम उठाते हुए आला अधिकारियों के तबादले का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आते ही राज्य के अलग अलग हिस्सों में बड़े पैमाने पर हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। बीजेपी का इल्जाम है कि चुनाव में अप्रत्याशित जीत के बाद टीएमसी के समर्थकों ने जगह जगह पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमले शुरू किए। दूसरी ओर टीएमसी ने इसे बीजेपी की अंतर्कलह का नतीजा बताया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने फोन पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ से बातचीत में हिंसा से उपजे हालात का जायजा लिया। उन्होंने राज्य में जारी हिंसा पर गहरी चिंता जताई है। पुलिस के मुताबिक अब तक राज्य के अलग अलग इलाकों में हुई झड़पों में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने यह नहीं बताया कि मृतक किस पार्टी से जुड़े थे, लेकिन बीजेपी का दावा है कि उसके कम से कम 6 लोग हिंसा में टीएमसी कार्यकर्ताओं के हाथों मारे गए हैं। वहीं टीएमसी ने भी अपने 4 लोगों की मौत होने का दावा किया है, जबकि एक व्यक्ति को इंडियन सेकुलर फ्रंट का समर्थक बताया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनके साथ हर हाल में खड़े रहने की दिलासा दी। आपने देखा होगा कि चुनाव के नतीजे निकलने के पश्चात किस तरीके से टीएमसी के गुंडे और टीएमसी के गुंडे कार्यकर्ता वो हरण अधिकारी के घर में गए, घुस करके पहले अंदर घर में तोड़फोड़ की, महिलाओं को धमकाया, बच्चों को धमकाया, उनके ऊपर अटैक किया और मिसेज हरण अधिकारी, जो हरण अधिकारी की पत्नी थी, उनके मुंह पर वार किया, उनका दांत तोड़ दिया और बाद में हरण अधिकारी को वहां से निकालकर घसीटते हुए, पीटते हुए इस रास्ते से उसको ले गए और रास्ते में पीटते पीटते उनकी जान चली गई, वो शहादत। अपनी बयानबाजी के लेकर अक्सर मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने कोरोना काल के मद्देनजर एक बार फिर पीएम मोदी और समूची भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि भारत में इस बीमारी के फैलने के पीछे अगर कोई सबसे ज्यादा जिम्मेदार है तो वो है मौजूदा हुकूमत। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि कुदरत ने हमें 1 साल का मौका दिया था संभलने के लिए, लेकिन हमारा पूरा फोकस चुनाव पर रहा, जिसका खामियाजा आज पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से एआईएमआईएम के सांसद हैं। ओवैसी का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,57,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि 3,449 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। इतने लोग मर रहे हैं तो जिम्मेदारी किस पर आएगी? कहाँ गया प्रधानमंत्री का वो स्टेटमेंट के अगर किसी गाड़ी के टायर के नीचे एक कुत्ते का बच्चा भी आता है तो हमको तकलीफ होती है? यहाँ तो इंसान मर रहे हैं। शमशान घाट में जगह नहीं है जलाने के लिए, लकड़ी नहीं है, क्रेमेटोरियम जो गैस के हैं वो खराब हो जा रहे हैं, कब्रिस्तान की ज़मीनें कम पड़ रही हैं। आखिर क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? क्या ये गवर्नमेंट हरकत में आएगी नहीं आएगी? कब तक प्रधानमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंस से लेकर पूछते रहेंगे? अरे भाई जमीन पे देखिए ना, आप जमीन पे नाकाम साबित हो रहे हैं, आपके कोई हरकत नहीं कर रहे हैं, आपकी सरकार दिख ही नहीं रही जमीन पर। आपकी सरकार सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिख रही है, मगर जमीन पर तो कोई सरकार नजर ही नहीं आ रही। इससे हर आदमी परेशान है। कोई दिन नहीं जाता कि लोगों की आहें, उनका रोना, उनकी तकलीफ, कहीं बेड नहीं मिल रहा है, इक्विपमेंट की जरूरत है। अरे किस ये ऐसे वक्त में आप जीएसटी क्यों लगा रहे हैं? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बंगाल में टीएमसी के रवैये की वजह से उनकी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लग गया है कि भारत में लोकतंत्र रहेगा या नहीं। देश में पहला राज्य है जहां सरकार के संरक्षण में राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं।
ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी आज किम जोंग की पार्टी बन गई है। भारत में लोकतंत्र रहेगा कि नहीं, ये आज प्रश्न चिन्ह लग गया है बंगाल में टीएमसी के रवैये के कारण। देश में पहला राज्य है जहां राजनीतिक हत्याएं सरकार के नेतृत्व में, सरकार के संरक्षण में, मुझे तो नॉर्थ कोरिया के वो किम जोंग का दृश्य दिखाई देता है कि किम जोंग के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाए, सर कलम टीएमसी के खिलाफ आवाज उठाए, सर कलम। पंचायत के चुनाव के बाद वही हुआ, अभी एमएलए के चुनाव के बाद दर्जनों लोग। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हम गांव में छोटी छोटी समितियां बना रहे हैं जो खुद तय करेंगे कि कोरोना कर्फ्यू और कोरोना से बचने के उपाय के बारे में क्या किया जाए। हमने सब कोरोना संक्रमण पर लगभग काबू पा लिया है। कोरोना संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। के बारे में चर्चा प्रारंभ करेंगे। एक जो मेरा सोचना है सीधा, वो ये है कि कोरोना को पूरी तरह से कब्जे में करके, कंट्रोल करके उसको यहीं के यहीं रोकना है। उस दिशा में संतोषजनक चीज ये कि हमने अब लगभग संक्रमण पर नियंत्रण पा लिया है और रोज हमारी स्थिति एक्टिव केसेस का मामला हो, पॉजिटिव आने का हो या संक्रमण फैलने का हो, लगातार अभी स्थिति सुधार पर है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ और कोबरा 206 ने 7 किलोग्राम के आईईडी को डिफ्यूज करने में कामयाबी हासिल की है। जानकारी के मुताबिक इस आईईडी के जरिए नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन इससे पहले कि नक्सली अपने नापाक मंसूबे में कामयाब होते, कोबरा 206 के जाबाजों ने पहले ही उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। यानी कहा जा सकता है कि किसी बड़े हादसे को लेकर रणनीति बना रहे थे नक्सली, लेकिन अपने गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कोबरा 206 ने एक बड़ी घटना को होने से रोक दिया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ लंबे अरसे से नक्सलियों से बुरी तरह से प्रभावित है। अब तक हजारों जवान नक्सली हमलों में शहीद भी हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ और कोबरा 206 ने नक्सलियों के नापाक मंसूबों को नाकाम करते हुए 7 किलोग्राम के आईईडी को डिफ्यूज करने में बड़ी सफलता हासिल की है। छत्तीसगढ़ प्रदेश लंबे समय से नक्सली घटनाओं से परेशान है, प्रभावित है। अभी बीते दिनों सीआरपीएफ के दर्जनों जवान जो है वो शहीद हो गए थे इन्हीं नक्सलियों की कार्रवाइयों के चलते। तो आप देख सकते हैं कि कोबरा 206 ने आईईडी को डिफ्यूज करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। नक्सली जवानों को निशाना बनाते रहे हैं। अब तक हजारों जवानों को निशाना बनाया जा चुका है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र अधिनियम 221 के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा है। यहां पर बता दें कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 2021 के प्रभावी होने के बाद दिल्ली में सरकार का मतलब उपराज्यपाल हो गया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई एक अधिसूचना के मुताबिक अधिनियम के प्रावधान 27 अप्रैल से प्रभावी है। इस मामले की अगली सुनवाई 4 जून को होगी। इसी दिन मुमकिन है कि केंद्र सरकार अपना पक्ष रखे। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण से बिगड़ती स्थिति के बीच केंद्र सरकार ने 27 अप्रैल को ही दिल्ली में जीएनटीसीडी कानून को अमल में लाने की अधिसूचना जारी की थी। गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार अधिनियम 2021 27 अप्रैल से अधिसूचित किया जाता है। अब दिल्ली में सरकार का मतलब उपराज्यपाल है, जिस पर मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीन सिंह की पीठ ने केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय ने गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा और स्थायी वकील अजय दिगपॉल ने नोटिस स्वीकार करते हुए कहा कि जवाब देने के लिए हमारे पास अभी वक्त है। हाईकोर्ट में सभी पक्षकारों को मामले की अगली सुनवाई 4 जून से पहले जवाब देने को कहा गया है।
पीठ ने यह आदेश एक छात्र की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर दिया। उन्होंने याचिका में कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की मांग भी की। कोविड-19 महामारी के मौजूदा हालात और छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जेईई मेंस मई 2021 की परीक्षा को कैंसिल किया जा चुका है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा ट्वीट करके छात्रों को सलाह दी गई है कि वो आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें ताकि अग्रिम सूचना उन्हें मिलती रहे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जेईई मेंस 2021 परीक्षा का आयोजन 4 सत्र में किया था। इसमें पहला सत्र 23 से 26 फरवरी के बीच और दूसरा सत्र 16 से 18 मार्च 2021 के दौरान आयोजित किया जा चुका है। एनटीए की सार्वजनिक सूचना में कहा गया है कि जेईई मेंस का तीसरा सत्र स्थगित किया गया है, जो 27, 28 और 30 अप्रैल को आयोजित किया जाना था। इसमें कहा गया है कि जेईई के 2021 सत्र को भी कैंसिल करने का फैसला किया गया है, जो 24, 25, 26, 27 और 28 मई को आयोजित किया जाना था। यूपी में सरकारी गेहूं की खरीद जारी है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने गेहूं क्रय केंद्रों के प्रभारी और किसानों के साथ वर्चुअल तरीके से संवाद किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि हमारी सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा सीएम ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। किसी भी प्रकार से किसी भी नागरिक के सामने कोई समस्या न होने पाए, अलग अलग तबके के लोगों के साथ संवाद बनाने की कार्रवाई करने के साथ साथ ये भी प्रयास किया जा रहा है कि किसान भाइयों को परेशानी न हो, हमारी चीनी मिलें ठीक ढंग से संचालित हो सकें, क्रय केंद्र ठीक ढंग से संचालित हो सकें, बीज और खाद की समस्या न आने पाए। इसी प्रकार से हमारे मजदूर भाइयों को, श्रमिक बंधुओं को कोई समस्या न आने पाए, हमारे जो स्ट्रीट वेंडर हैं इनको कोई समस्या ना आने पाए, युवाओं को सामने कोई समस्या ना होने पाए। हर एक तबके के लिए सरकार कुछ न कुछ व्यवस्था करने का प्रयास कर रही है। हम सब जानते हैं कि कोरोना का पहला केस जब आया प्रदेश में, तब कोरोना के बचाव के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था उस समय नहीं थी। मार्च 2020 में उस समय न टेस्ट की व्यवस्था थी न बेड्स थे। हम लोगों को बाहर से सब चीजें, टेस्ट के लिए सैंपल बाहर भेजने पड़ते थे, उपचार के लिए हमें बाहर भेजना पड़ता था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि भारत सरकार के सहयोग से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर आज के दिन पर हम लोग 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख तक और 2.25 लाख से, यानी हमने परसों 3 लाख। पंजाब की माछीवाड़ा अनाज मंडी में गेहूं खरीद का काम अपने अंतिम चरण में है। इस वर्ष फसल की आमद ने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब तक 8,30,000 क्विंटल फसल की खरीद हो चुकी है। मार्केट कमेटी सचिव हरमिंदरपाल सिंह ने बताया कि पिछले साल माछीवाड़ा अनाज मंडी और उप खरीद केंद्रों में 7,51,000 क्विंटल गेहूं की खरीद की गई, लेकिन इस साल 8,30,000 का लक्ष्य पार हो चुका है। माछीवाड़ा मुख्य अनाज मंडी में इस साल 6,29,730 क्विंटल गेहूं की खरीद हुई, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 6,10,876 क्विंटल था। नए खरीद केंद्र लखोवाल में 50,000 क्विंटल गेहूं की खरीद हुई। उप खरीद केंद्र हेंडो बेल्ट में इस साल 57,108 क्विंटल गेहूं की खरीद की गई, जबकि पिछले साल 54,486 क्विंटल का यह आंकड़ा था। शराब के शौकीनों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। मिनी लॉकडाउन की घोषणा के बाद पंजाब में बंद चल रहे शराब के ठेके 5 मई से खुल जाएंगे। पंजाब सरकार की ओर से मंगलवार दोपहर बाद इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के देर में आने की वजह मंगलवार को ठेके नहीं खुल सकेंगे, लेकिन बुधवार से इन्हें पहले की तरह खोला जा सकेगा। पंजाब सरकार ने 2 मई को राज्य में अगले 13 दिनों यानी 15 मई तक मिनी लॉकडाउन लगाने के आदेश जारी किए थे। इनमें केवल जरूरी वस्तुओं जैसे कि दुकानें, दवा, दूध, सब्जी, मीट की दुकानें खोलने की अनुमति थी। शराब के ठेकों समेत अन्य गैर जरूरी दुकानें खोलने की मनाही की गई थी। इसके अलावा शादी समारोह, अंतिम संस्कार और किराने की केवल 10 लोगों की उपस्थिति समेत कई पाबंदियां लागू की गई थी।
इसके बाद से ठेकेदारों की ओर से शराब के ठेके खोलने की लगातार मांग उठाई जा रही थी। फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। गुरु तेग बहादुर ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 19 ਜੂਨ 1665 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੀਪ ਚੰਦ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਰਾਣੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਪਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਗਰ ਦੀ ਦਾਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਏ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। पंजाब में गेहूं की खरीद के 25वें दिन आज 2,84,561 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई, जिसमें से 2,84,492 मीट्रिक टन सरकारी एजेंसियों की तरफ से खरीदे गए और 69 मीट्रिक टन कारीगरों द्वारा खरीदा गया। पंजाब खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि सरकारी एजेंसियों की तरफ से 2,84,492 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई, जिसमें से 71,443 मीट्रिक टन पुंगराइन, 72,116 मीट्रिक टन मार्कफेड और 62,253 मीट्रिक टन पंसब की तरफ से गेहूं खरीदा गया, जबकि पंजाब राज्य भंडारण निगम ने 39,455 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की। एक तरफ जहां कोरोना लगातार पांव पसार रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मुश्किल वक्त को भी कुछ लोग और ज्यादा नाजुक और पेचीदा बनाने पर तुले हुए हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है उत्तराखंड से, जहां पर एक नकली रेमडेसिविर के साथ एक महिला को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। महिला भगवानपुर में एक लैब में काम करती है। फिलहाल महिला से पूछताछ की जा रही है। ड्रग विभाग महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात कर रहा है। जानकारी के मुताबिक महिला ने रेमडेसिविर को किसी व्यक्ति के जरिए किसी दूसरे शख्स को बेच दिया। जिस व्यक्ति के जरिए रेमडेसिविर दिया गया था, उसने भी बिना कोई पैसा लिए इसे किसी जरूरतमंद को दे दिया। लेकिन जब जरूरतमंद के परिवार ने शक होने पर इसके बारे में नेट पर जानकारी जुटानी चाहिए, तो पता चला कि रेमडेसिविर ही नकली है, जिसके बाद ड्रग विभाग हरकत में आया। ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि इस गैंग में और सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि अब पुलिस की तहकीकात का सबको इंतजार है, लिहाजा फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस आतंकी मुठभेड़ में कम से कम 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। जानकारी के मुताबिक उत्तर कश्मीर के सोपोर में नाथीपुरा इलाके में सुरक्षा बलों के आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली। इसी के आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस सेना की 22 राष्ट्रीय राइफल के जवानों और सीआरपीएफ के जवानों ने संयुक्त रूप से क्षेत्र में आतंकियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया।
इसी दौरान एक जगह पर छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग करना शुरू किया। सुरक्षा बलों ने भी तुरंत मोर्चा संभालते हुए आतंकियों की इस नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया। आतंकियों को पहले आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी गई, लेकिन उन्होंने इसे अनसुना कर फायरिंग शुरू कर दी। दोनों ओर से रुक रुक कर फायरिंग की गई। करीब 4 घंटों के बाद सुरक्षा बलों को 2 आतंकियों को मार गिराने में कामयाबी मिली। जम्मू कश्मीर में बेकाबू होते कोरोना पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन और पाबंदियों ने कारोबार को फिर से बेपटरी कर दिया है। पिछले साल की तरह इस वर्ष भी व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ है। उनका कहना है कि एक व्यापारी के नाते लॉकडाउन इतना नुकसानदायक है कि इसकी भरपाई करना उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। वहीं आम नागरिकों के नाते वर्तमान में कोरोना चेन को तोड़ने में लॉकडाउन सबसे ज्यादा प्रभावशाली कदम है। लॉकडाउन अगर कुछ और दिन बढ़ा तो छोटे व्यापारियों की दुकानों के शटर शायद अब कभी ना खुल पाए, ऐसा व्यापारियों का कहना है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सरकार ने लॉकडाउन को अब 6 मई तक बढ़ा दिया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें राजधानी श्रीनगर से सामने आई हैं, जिनको देखकर खुद ब खुद अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाजारों की रौनक खत्म हो गई है। सड़कों पर आवाजाही बिल्कुल नहीं है और सन्नाटा पसरा हुआ है। बिहार में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन को ऐलान करते हुए कहा कि कैबिनेट के प्रस्ताव पर हमने आज लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है और लॉकडाउन की विस्तृत गाइडलाइन जारी करने का आदेश भी जारी किया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट करके कहा कि कल सहयोगी मंत्रीगण और पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद बिहार में फिलहाल 15 मई 2021 तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। इसके विस्तृत मार्ग निर्देशिका और अन्य गतिविधियों के संबंध में आज ही आपदा प्रबंधन समूह को कार्रवाई करने के लिए आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेलगाम हो गई है। इसके साथ ही अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए बिहार सरकार पर लॉकडाउन लगाने का दबाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पटना हाईकोर्ट ने भी सरकार से पूछा है कि वो लॉकडाउन लगाएगी या हम कोई फैसला करें। हरियाणा के स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज ने आज बड़ा बयान दिया है। विज ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन 300 मीट्रिक टन की जरूरत है, जबकि 252 मीट्रिक टन अलॉट है। विज ने कहा कि उड़ीसा से हम पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मंगवा पा रहे हैं क्योंकि टैंकरों की कमी है। आज की मीटिंग में फैसला लिया गया है कि जहां से भी टैंकर इंपोर्ट किए जा सकते हैं वहां से इंपोर्ट किए जाएं, ताकि ओडिशा से हमारा कोटा हम उठा सके। अगर ओडिशा से ऑक्सीजन का सारा कोटा आ जाता है तो हरियाणा में ऑक्सीजन की कमी दूर की जा सकती है। में हमें ज़रूरत तो 300 मीट्रिक टन की है, पर 252 मीट्रिक टन हमें अलॉट हुआ है। उसमें से भी जो उड़ीसा से हमें अलॉट हुआ है वो हम पूरा ऑक्सीजन उठा नहीं पा रहे हैं क्योंकि टैंकर्स नहीं मिल रहे हैं। जितने हैं वो हम बाई एयर भी भेज रहे हैं। परसों हमने 10 टैंकर बाई एयर भेजे हैं, ट्रेन से भी जा रहे हैं, लेकिन टैंकर्स की और कमी है। तो आज की मीटिंग में हमने फैसला किया है कि जहां से भी जल्दी से जल्दी टैंकर्स इंपोर्ट किए जा सकें वो टैंकर इंपोर्ट किए जाएं, ताकि उड़ीसा से जो हमें अलॉटेड कोटा है वो हम सारा उठा सकें और वो हरियाणा में यूटिलाइज कर सकें। अगर वो कोटा सारा आ जाता है तो हरियाणा की कमी बहुत हद तक पूरी हो सकती है। अब उसके लिए अधिकारियों को आदेश दिए हैं, जहां से भी जल्दी से जल्दी हमें मिल सकेंगे वो हम। उत्तराखंड के टिहरी जिले में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिले के गांव बगीद में एक ही गांव से 39 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। जैसे ये खबर लोगों के बीच आई तो लोगों में सुगबुगाहट शुरू हो गई। इस खबर के सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जो भी इस गांव के लोगों के संपर्क में आए हैं वो जल्द से जल्द अपनी कोरोना जांच करवाएं, ताकि बाकी लोगों तक ये महामारी न पहुंचने पाए। साथ ही जो भी लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनको क्वारंटीन भी किया जा रहा है। हालांकि अभी देखना बाकी ये है कि बाकी लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है या नेगेटिव,
क्योंकि स्वास्थ्य विभाग अब ज्यादा से ज्यादा लोगों की सैंपलिंग करवाने की बात कह रहा है। हरियाणा के अंबाला में भी दूसरे दिन लॉकडाउन का असर बेअसर दिखाई दिया। दिन भर शहरों की सड़कों पर लोग खुलेआम घूमते हुए नजर आए। हालांकि अंबाला पुलिस ने बीते रोज आज से सख्ती बढ़ाने का दावा किया था, लेकिन आधा दिन बीत जाने तक शहर की सड़कों पर लोग बेपरवाह घूमते हुए नजर आए। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख भी सकते हैं कि किस तरह से लोग अंबाला शहर की सड़कों पर घूम रहे हैं। लगातार बढ़ती जा रही लोगों की लापरवाही के बाद आनन फानन में पुलिस के आला अधिकारियों ने खुद सड़कों पर उतरकर लोगों को लॉकडाउन का पाठ पढ़ाया और अंबाला में कुछ सख्ती की। लेकिन लोगों के तर्क के सामने आने के बाद पुलिस अधिकारी भी बेबस नजर आए। जैसा कि आप भी सामने खड़े हैं, हम भी खड़े हैं। हमारे ऐसी कोई व्हीकल नहीं है जिसको बिना चेक करे जाने दे रहे हैं, लेकिन एक ही बात निकल के आ रही है, हर एक आदमी कहीं कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए या टेस्ट कराने के लिए या मेडिकल के, इसके अलावा उन पे रिपोर्ट भी ले रहे हैं डॉक्टरों की, आ जा भी रहे हैं। इस सिचुएशन में उनको मेडिकल से रोकने के लिए वो संभव नहीं हो पाता और उनको हिदायत दी जा रही है कि जितना भी अवॉइड कर सकते हो करो, हॉस्पिटलों में भी कम से कम जाओ, क्योंकि वहां। फिलहाल वक्त हुआ है एक और ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। गुरु तेग बहादुर समूह नानक नाम लेवा सदपिता बहुत ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤ ਟੋਲਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਢਾਕਾ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਜੋ ਮੇਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਨੀਰ ਖੇਤ ਰੋਡ ਸ਼ਾਹਬਾਗ ਢਾਕਾ ਵਿਖੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬੀੜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਵਿਖੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। यूपी के फिरोजाबाद से 100 सैया अस्पताल में मरीज की उपचार के अभाव में मौत हो गई। वहीं परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का इल्जाम लगाया है। दरअसल 5 दिन पहले टुंडला के रहने वाले संक्रमित मरीज को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। मृतक मरीज की बेटी का कहना है कि आज सुबह ही परिजनों से मोबाइल फोन से बातचीत हुई थी, लेकिन 1-2 घंटे में मौत कैसे हो गई। आज 4 तारीख को इन लोगों ने ऑक्सीजन निकाल के मेरे पापा को मार दिया वेंटिलेटर पे। ये रोज जब ताऊ जी आते थे उनसे बोलते थे कि ठीक है नॉर्मल पेशेंट है, तुम हमारा दिमाग क्यों खा रहे हो, ज्यादा दिमाग खाओगे हम तो मरीज को मार देंगे। आज इनने यही किया है, पापा की डेड बॉडी नहीं दे रहे। पापा के पास फोन है तो फोन इन लोगों ने छुपा दिया। क्या किया, फोन से हमने वीडियो कॉल की थी आज सुबह 9 बजे, उसमें पापा ने अपने हाथ से दलिया खाया है। ये देखो, ये हमारे पापा है, सुबह 9 बजे वीडियो कॉल में बिल्कुल सही है। तो इनने कैसे एकदम से 11 बजे बोल दिया कि मरीज मर गया। इन लोगों ने ऑक्सीजन निकाल दी और पापा जब यहाँ पे एडमिट थे पापा फोन पे कह रहे हैं मुझे पानी दे दो, पानी नहीं है। इनका क्या सिस्टम है, कोई फैसिलिटी नहीं है। देश भर में जिस तरीके से कोरोना के बढ़ते मामले सामने आते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है।
बता दें आपको कि ऐसा ही मामला जनपद फिरोजाबाद के सरकारी ट्रामा सेंटर में आया है कि 5 दिन पूर्व एक व्यक्ति जो कि कोरोना संक्रमित था, जिसको टूंडला से भर्ती कराया गया था, इसकी उपचार न मिलने के कारण आज मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि हमारे परिजनों का आरोप है कि पेशेंट को ऑक्सीजन न मिलने के कारण उसकी मौत हुई है और एक वार्ड बॉय द्वारा उनसे 500 रुपये पानी की बोतल के भी मांगे जा रहे थे। इसकी एक ऑडियो वायरल हुई है। हम आपको बता दें कि लगातार इस तरीके के मामले सरकारी ट्रामा सेंटर में फिरोजाबाद में सामने आ रहे हैं, जो कि ऑक्सीजन और बेड ये दोनों की समस्या लगातार सरकारी ट्रामा सेंटर में है, जिसको मुहैया नहीं कराई जा रही है। 8-8 घंटे लोगों को तड़पना पड़ रहा है, इसके कारण लोगों की मौतें हो रही हैं। कैमरा पर्सन राहुल उपाध्याय के साथ साहिल खान, ANB न्यूज़। असम सरकार ने राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत पहले से ज्यादा कठोर कदम उठाने का फैसला किया है। नए नियमों के मुताबिक बुधवार यानी 5 मई से समूचे प्रदेश में बाजार, दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान दोपहर 2 बजे बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा शाम 6 बजे से राज्य में रात का कर्फ्यू भी लागू रहेगा। आपको बता दें कि इस साल असम बोर्ड के तहत कक्षा 10 और 12वीं के लिए 11 मई से होने वाली परीक्षाओं को भी कैंसिल किया गया है। जानकारी के मुताबिक असम में कोविड-19 के चलते 26,477 सक्रिय मामले हैं। राज्य में सोमवार को कोविड-19 का पॉजिटिविटी रेट 8.2% था। राज्य में 18 साल से 44 साल के लोगों को 1 मई से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन का काम फिलहाल शुरू नहीं हो पाया है। तो आप देख सकते हैं कि असम में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने का ऐलान असम सरकार की तरफ से किया गया है। असम में कोरोना नियमों और कायदे कानूनों में भी कुछ तब्दीली की गई है। अब बाजार और दुकानों को बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। 2 बजे तक बाजार बंद और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। फिल्म स्टार कंगना रनौत ने अपने ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ऐसा करके ट्विटर ने उनकी ही बात की पुष्टि कर दी है। कंगना की टीम ने एक बयान जारी कर कहा कि ट्विटर ने मेरे ही पक्ष को साबित किया है कि वो अमेरिकी है और एक गोरा व्यक्ति जन्म से ही अपना अधिकार समझता है कि वो बाउंड व्यक्ति को अपना गुलाम बनाए। वो आपको बताना चाहते हैं कि आप क्या सोचें, क्या बोलें और क्या करें, लेकिन सौभाग्य से मेरे पास सिनेमा समेत बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका इस्तेमाल मैं अपनी आवाज को उठाने के लिए कर सकती हूं। लेकिन मेरा दिल इस देश के उन लोगों के बारे में दुखी है जिनको यातनाएं दी गई हैं, जिन्हें गुलाम बनाया गया है और जिन्हें हजारों सालों से दबाकर रखा गया है और अभी भी जिनके दुखों का कोई अंत नहीं। आपको बता दें कि कंगना ने अपने विवादित ट्वीट में पश्चिम बंगाल में टीएमसी को मिली जीत के लिए रोहिंग्या समुदाय और बांग्लादेश के लोगों को जिम्मेदार माना था। साथ ही उन्होंने टीएमसी समर्थकों और कार्यकर्ताओं को देशद्रोही भी बताया था। अब सोशल मीडिया पर कंगना रनौत का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें बंगाल में हो रही हिंसा पर उन्होंने तुरंत एक्शन लेने की बात कही है। सुनिए और क्या कुछ कहा कंगना रनौत ने। लोगों के मर्डर्स हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं और घरों को जलाया जा रहा है और कोई भी लिबरल कुछ नहीं कह रहा है। ना बीबीसी वर्ल्ड, टेलीग्राफ, टाइम, गार्डियन, कोई इंटरनेशनल पेपर और कोई प्लेटफॉर्म उसे कवर नहीं कर रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनकी क्या कॉन्स्पिरेसी है इंडिया के लिए। मेरी समझ से बाहर क्या करना चाहते हैं वो हमारे साथ, या हिंदू खून इतना सस्ता है या कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हम शिकार हो रहे हैं। बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा अननेचुरल है जिस तरह से चीजें हो रही हैं। और मैं अपनी सरकार, जिनकी मैं बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ, आज मैं कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। जो वहां पे खून की नदियां बह रही है तो आप लोग धरना करना चाहते हैं, इसकी कड़ी निंदा करना चाहते हैं। क्यों डर गए हैं देशद्रोहियों से इतना? देशद्रोही ये देश चलाएंगे क्या? मुझे पता है वो बहुत शोर करते हैं, इंटरनेशनल दबाव, मुझे पता है हम लोग बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। लेकिन अब इस वक्त पे जब प्रेसिडेंट रूल की जरूरत है, जवाहरलाल नेहरू 12 बार प्रेसिडेंट रूल या 8 बार लगाया था, इंदिरा गांधी ने 50 बार लगाया था, मनमोहन सिंह ने। पिछले साल देश भर के प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के बाद रियल हीरो बने बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद अब देहरादून की गर्भवती महिला के लिए फरिश्ता बनकर लौटे। दरअसल महिला ने ट्वीट कर सोनू से ऑक्सीजन, बेड और गायनेकोलॉजिस्ट की मदद मांगी, जिसके कुछ ही देर बाद सोनू ने महिला के लिए ऑक्सीजन, बेड और डॉक्टर की व्यवस्था करा दी।
ये जानकारी सोनू ने महिला के ट्वीट को रिट्वीट कर दी और उन्होंने लिखा कि इट्स डन, यानी हो गया। जानकारी के मुताबिक पिछले 2 दिनों पहले शेख नाम के एक व्यक्ति ने सोनू को ट्वीट कर दून निवासी सबा हुसैन के लिए ऑक्सीजन बेड और गायनेकोलॉजिस्ट की मदद मांगी थी, जिसके 1 दिन ही बाद सोनू ने ये व्यवस्था करा दी। उस व्यक्ति ने ट्वीट कर लिखा कि महिला का ऑक्सीजन लेवल 80 है, ऐसे में महिला को ऑक्सीजन बेड और गायनेकोलॉजिस्ट की बेहद सख्त जरूरत है। तो आप देख सकते हैं कि यह खबर आई है दिल को सुकून पहुंचाने वाली देहरादून से, जहां पर सोनू सूद एक बार फिर जरूरतमंदों की मदद के लिए सामने आए हैं। पिछले साल भी जब लॉकडाउन लगा था तो बहुत सारे लोगों को उनके घरों तक सही सलामत पहुंचाने में सोनू सूद ने एक बहुत बड़ा किरदार निभाया था। हरियाणा के करनाल की इंद्री की अनाज मंडी में धड़ल्ले से आ रहे यूपी के गेहूं को लेकर बवाल हो गया। वहीं अब इस पर कार्रवाई भी शुरू हो गई और मार्केटिंग बोर्ड के कर्मचारियों ने 8 आढ़तियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। बता दें कि मंडी में एक नहीं बल्कि 8 आढ़तियों को अधिकारियों ने पूछताछ के लिए बुलाया था। इस मामले में मंडी सुपरवाइजर संजीत का कहना है कि सीमांत प्रदेशों का पोर्टल बंद किया जा चुका है, लेकिन फिर भी कुछ आढ़तियों पर यूपी का गेहूं आया हुआ था। आढ़तियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उसके बावजूद भी अगर कोई ऐसा मामला है, हमें मिला है, उनको हमने नोटिस दे दिया है, आगे पूरी कार्रवाई करेंगे। जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनती है वो करेंगे उनके खिलाफ। कितने आड़ती हैं इस प्रकार का? 5-6 आड़तियों के मिली हैं ट्रालियां, किसानों की दुर्ती पाई गई हैं, उनके खिलाफ नोटिस दे दिया गया है। जैसे ही कोई इनके खिलाफ पूरी कार्रवाई करेंगे नियमानुसार। यदि उनका लाइसेंस सस्पेंड भी होता है या कोई जुर्माना होता है वो पूरी कार्रवाई की जाएगी कार्यालय द्वारा। क्या है, ट्रेडिंग कर रहे हैं लोग? नहीं, ट्रेडिंग का तो नहीं है, किसान की छोटी ट्रालियां थी, वो छोटी ट्रालियां जो है ना हमने नोट कर लिया है किस किसान की आड़ती उतर रही हैं। 29 तारीख को हमने नोट भी करवा दिया था, मंडी में ऑफिस ऑर्डर निकाला था जिसके तहत ये ट्रालियां बंद कर दी गई थी, किसानों का भी माल बंद कर दिया गया था मंडी में। तो लेकिन कुछ आड़तियों ने मंगवाया है, उनके हमने नोट कर लिया है, उनको नोटिस दे दिया। तो कुछ ट्राले से भी है? नहीं, ट्राला हमारी नॉलेज में कोई नहीं है जी, ट्रालियां हैं, अभी अभी नोट करके ले आया। ट्राला कोई हमारी नॉलेज में ऐसा है नहीं जी। यूपी के राय में मुख्यमंत्री के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां पुलिस कोरोना नियमों की पालन करवाने में बिल्कुल नाकाम साबित होती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल यहां लॉकडाउन के बावजूद लोग खुलेआम घूम रहे हैं और बाजारों में भीड़ लगी हुई है। यहां लॉकडाउन जैसी कोई भी स्थिति दिखाई नहीं देती। बता दें कि मथुरा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग कुछ भी समझने को तैयार नहीं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं यूपी के मथुरा से आई हैं सामने, जहां पर सीएम के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोरोना गाइडलाइंस का ख्याल नहीं रखा जा रहा, बावजूद इसके कि न केवल मथुरा के आसपास बल्कि पूरे प्रदेश में लगातार कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन लोगों पर इन तमाम बातों का कोई असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और हैरत की बात यह है कि पुलिस की मौजूदगी में ये भीड़ बाजारों में लगी हुई है। ट्रैफिक का आवागमन आप देख सकते हैं, सड़कों पर किस तरह से ट्रैफिक चल रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पूरे देश में फिर से प्रवासी मजदूरों के पलायन की लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। पंजाब भी इससे अछूता नहीं है। लुधियाना और उसे सटे पंजाब के कई इलाकों से लगातार प्रवासी मजदूर प्राइवेट बसों को मोटा किराया देकर यूपी और बिहार में अपने पैतृक गांव और घरों के लिए निकल रहे हैं, जिन्हें रोकने के लिए पंजाब बीजेपी आगे आई है। बता दें कि अब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बस स्टॉप पर पहुंचकर पलायन कर रहे मजदूरों से रोकने की अपील की। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें गुलाब के फूल देकर उनका साथ देने की बात कही। शंकर जी, कहाँ जा रहे हो? बिहार जा रहे सर, मोतिहारी जिला जी। क्यों जा रहे हो? अभी यहाँ पे काम तो है। सर शादी है, शादी हुई है वहाँ पर जी। अभी ऐसे जाओगे बिहार बसों से? हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे कहने आए कि भी रुक जाओ अभी थोड़ा सा। सर शादी वहाँ पर घर पे रही। कितना रश में जा रहे हो? क्या करिए, जाना जरूरी पर तो शादी भी है। MD अमीन। कहाँ पे आ रहे हो? बिहार जा रहे हैं।
क्यों? जैसे लॉकडाउन से काम की बहुत मंदी हो गई, काम मिल नहीं रहा है। लोग तो रोकने आए कि भी रुक जाइए अभी। तो फिर काम धाम तो नहीं मिल रहा है ना सर। अब क्या करेंगे, मजबूरी है तो जाना तो पड़ेगा ही। मैं गुरदेव शर्मा, देवी कैशियर, बीजेपी पंजाब की मेरे पास जिम्मेवारी है, लेकिन मैं एक पंजाब में लुधियाना में इंडस्ट्री का भी मेरा काम है। मेरी अपनी इंडस्ट्री है फोकल पॉइंट में। तो मैं पिछले एक हफ्ते से देख रहा हूँ जो हमारी इंडस्ट्री में जो हमारे प्रवासी वीर हैं वो सब बाहर जा रहे हैं। तो जब मैंने आज बस स्टैंड पे आके देखा, यहाँ पे जो प्राइवेट बसें हैं वो लेने लगी हुई हैं। ये साथ में बस स्टैंड है, बस स्टैंड के अंदर आप देख सकते हो कोई सवारी नहीं है, लेकिन जो प्राइवेट बसें हैं ये गवर्नमेंट की जो अपनी बसें हैं। तकरीबन प्रवासी मजदूर यहाँ काम करते थे तो जा चुके हैं। मेरा ख्याल है जी पिछले एक हफ्ते से 1 लाख 1.5 लाख के करीब जो मेरे प्रवासी वीर है वो जा चुका है। और आने वाले टाइम में ये जो पंजाब में जो जैसे कैप्टन सरकार ने जो पैनिक क्रिएट की हुई है, उस पैनिक क्रिएट को ना करे, जिससे मेरे प्रवासी वीर हैं वो बाहर ना जाएं और इनको हमें रोकना चाहिए। यहाँ आप कितना रोक रहे हैं आप? देखो हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सबसे प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, फूल दे के उनको। पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। नए आदेशों के बाद अब उपमंडल तलवंडी साबो में हरियाणा सीमा को भी सील किया गया है। इस दौरान पुलिस अधिकारी लगातार गश्त भी कर रहे हैं और स्थिति की जांच के लिए बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। देखो जी, सरकार ने जो स्थिति हैगी है महामारी की उन्होंने ध्यान में रखते हुए नवीं जड़ियाँ हदायतां जारी कीतियां ने। उन्होंने हदायतां तहत जो पंजाब तो बाहरों लोग आ रहे हैं पंजाब दे विच, वो किसी तरह की इन्फेक्शन नाल लैके ना पहुँचण, अंदर एंटर ना करन। इस करके इत्थे जिहड़ी हैगी है 2-3 तरह दी बेसिक हदायतां दित्तियां ने, जिहदे विच एक हैगा कि उन्हां कोले जां तां पिछले 72 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ RT-PCR टैसट की नैगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए है ਜਾਂ ਉਹ वैक्सीनेटेड होने चाहिए हैं। तो वो चीज़ां चैक करने वास्ते असीं इत्थे नाकाबंदी जिहड़ी कीती है। ये पंजाब इत्थों जे आपां अगे जावांगे तो इत्थे हरियाणा बॉर्डर आ जाता है। तो जो बाहरों इन्फेक्शन कैरी करके अंदर आ रहे हैं वो लोगों को इन्फेक्ट ना करन, इहदे लई मतलब जिहड़ी नवीं। यूपी के अमेठी में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की खुलकर तौहीन की गई। दरअसल पंचायत चुनाव जीतने के बाद प्रत्याशी और उनके समर्थक डीजे की धुन पर जश्न मनाते हुए देखे गए। इस दौरान बिना मास्क के तमाम लोग दिखाई दिए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रहा है। वैसे वायरल वीडियो जामो विकास खंड के नंदिया गांव का बताया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह की हैरान कर देने वाली, दिल को दहला देने वाली खबरें और तस्वीरें सामने आ रही हैं कोरोना को लेकर। यूपी के अमेठी से ये नज़ारा आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जश्न मना रहे हैं चुनाव जीतने के बाद अपने प्रत्याशियों, अपने उम्मीदवारों की खुशी में, बावजूद इसके कि कोरोना गाइडलाइंस का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के किसी भी नियम, किसी भी कायदे कानून की कोई परवाह नहीं की जा रही। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि ऐसे मौकों पर पुलिस की गैर मौजूदगी क्यों होती है। कोरोना जैसी महामारी की विविधता को देखते हुए प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग का भी स्पष्ट आदेश था कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो जीते हुए प्रतिभागी होंगे उनके द्वारा किसी प्रकार का विजय जुलूस और डीजे जैसे ये सब नहीं निकाला जाएगा। लेकिन एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो कि अमेठी जनपद के जामो थाना क्षेत्र के नदिया गांव का है, जहां पे एक वीडियो वायरल हुआ है। वहां पे जो जीते हुए प्रत्याशी हैं वो जो है ढोल नगाड़े और डीजे के साथ और विशेष जो है बिना मास्क लगाए ये लोग जो है पूरे गांव में एक तरह से रैली निकाले हैं, जिसका जो है वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। लेकिन वहीं पर जो है ये इनके द्वारा कोरोना की जो गाइडलाइन है उसकी धज्जियां उड़ाई गई हैं। लेकिन देखा जाए तो इसके पहले जो है चुनाव के पहले भी जो अमेठी प्रशासन के द्वारा जो है स्पष्ट आदेश दिया गया था कि कोई भी प्रत्याशी जो जीते या हारे किसी प्रकार से जो है जुलूस नहीं निकालेगा। लेकिन यहाँ पे जो है प्रशासन के आदेशों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसे में यह देखने वाली बात होगी कि आखिर इस वीडियो को संज्ञान लेते हुए अधिकारियों के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, ANB न्यूज, अमेठी।
उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच आगामी 14 मई से शुरू हो रही चार धाम यात्रा के लिए राज्य सरकार ने एसओपी जारी की है। सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक महामारी की रोकथाम के लिए इस बार चार धाम यात्रा में आम लोगों के आने पर पाबंदी रहेगी। मंदिर परिसर में ना तो प्रसाद बांटने की इजाजत होगी और ना ही टीका लगाने की अनुमति। गर्भगृह तक सिर्फ मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोगों को ही जाने की अनुमति रहेगी। उसमें भी मूर्ति, घंटी या धार्मिक ग्रंथों के छूने की इजाजत नहीं मिलेगी। सरकार ने कहा है कि आम यात्रियों के लिए चार धाम यात्रा के लिए छूट देने पर भविष्य में विचार किया जा सकता है। फिलहाल किसी को भी अनुमति नहीं मिली है। एसओपी के मुताबिक बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में केवल रावल, पुजारीगण और मंदिरों से जुड़े स्थानीय हक हकूक के साथी ही जा सकते हैं। इसके अलावा हकूकधारी, पंडा, पुरोहित, कर्मचारी और अधिकारी ही अंदर जा सकते हैं। यही नहीं, सभी को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाना भी जरूरी कहा गया है। बता दें कि उत्तराखंड में स्थित चार धामों में से यमुनोत्री के कपाट 14 मई को खुल रहे हैं। इसके अलावा 15 मई को गंगोत्री, 17 मई को केदारनाथ और 18 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि चार धाम यात्रा के लिए सरकार ने नई एसओपी जारी की है। अब ना प्रसाद बंटेगा, ना टीका लगेगा और ना ही आम लोगों को एंट्री मिलेगी। सरकार ने चार धाम यात्रा के लिए नई एसओपी जारी की है। हरियाणा के अंबाला में पुलिस ने सुबह लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों को कान पकड़कर उठक बैठक करवाया। मामले में पुलिस ने बताया कि ये लोग मानते ही नहीं, लॉकडाउन का मतलब समझते ही नहीं। हम सुबह से घूम रहे हैं, इनको घर में रहने के लिए समझाया जा रहा है। आज इनको चेतावनी भी दी गई, अगली बार इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये लोग हैं जो मानते नहीं है। हम सवेरे से घूम रहे हैं, जैसे सुभाष पार्क पे गए और यहाँ माल रोड पे घूमे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो ऐसे घूम रहे हैं, वर्जिश के लिए आ रहे हैं यहाँ पर। उनको समझाया जा रहा है, उनको लॉकडाउन के लिए बताया जा रहा है कि कैसे लॉकडाउन होता है। उनको समझा रहा है, थोड़ी एक्सरसाइज उनकी थोड़ी फालतू करा रहे हैं, इसलिए करा रहे हैं ताकि पता लगे, शहर को भी पता लगे। ऐसे अन्यथा बिना बात से घूम रहे हैं। उनको अंकुश लगाने के लिए बहुत जरूरी है करना। क्या अगली बार ये मिलेंगे तो 144 की कार्रवाई भी होगी? बिल्कुल होगी। आज इनको वार्निंग दे दी गई है, नहीं तो अगली बार इनके। कोरोना काल में जिंदगी से खिलवाड़ करते हुए निर्वाचन आयोग और शासन के आदेशों को ठेंगा दिखाकर जीते प्रत्याशियों के विजय जुलूस का नजारा देखने को मिला। पंचायत चुनाव में विजय जश्न पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद नवनिर्वाचित बीडीसी गजेंद्र राठौड़ और नवनिर्वाचित प्रधान प्रवीण कुशवाहा और उनके समर्थकों ने विजय जुलूस निकाला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने नवनिर्वाचित प्रधान सहित कई समर्थकों पर कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है, जबकि कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें यूपी के जालौन से सामने आई हैं, जहां पर पंचायत चुनाव जीते प्रत्याशी ने खुशी में जुलूस निकाला, बावजूद इसके कि कोरोना का प्रकोप जारी है, कोरोना का कहर जारी है। और इस दौरान उनके साथ उनके समर्थक और कार्यकर्ता भी बड़ी तादाद में मौजूद रहे। किसी भी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया, तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। विजय जुलूस निकालने की पूरी मनाही थी। आपको अधिनियम के अंतर्गत उनके ऊपर संगत धाराओं में मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे और अवरुद्ध कर। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में मध्य प्रदेश की जेलों में भी कोरोना संक्रमण का खतरा जेल में रहने वाले सभी कैदियों पर बढ़ने लगा है। मध्य प्रदेश की जेलों में अब तक 300 बंदी से भी ज्यादा को कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया है। जेल प्रशासन ने कोरोना के इस संक्रमण को रोकने के लिए पूरी जी जान से कोशिश की है, लेकिन जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदी होने के चलते संकट और बढ़ रहा है। इससे बचने के उपाय आसान नहीं है। जेल प्रशासन ने संख्या कम करने के लिए कैदियों को पैरोल पर छोड़ा है। हालांकि जितने कैदियों को पैरोल मिली, उससे ज्यादा संख्या में और नए कैदी जेल में आ चुके हैं। वर्तमान में प्रदेश की 131 जेलों में करीब 50,000 कैदी सजा काट रहे हैं, जबकि जेलों में इन कैदियों को रखने की क्षमता मात्र 28,000 है। कैदियों की संख्या कम करने के लिए 4500 बंदियों को पैरोल पर छोड़ा गया, लेकिन कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान करीब 8,000 नए बंदी जेल पहुंचे।
इससे बंदियों की संख्या कम नहीं हुई, बल्कि शारीरिक दूरी रखने जैसे उपाय करने में भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश की इंदौर जेल की, जहां पर जेल प्रशासन ने 4500 कैदियों को पैरोल पर छोड़ने का ऐलान किया है। हालांकि जेल में अभी भी कैदियों की संख्या में कमी नहीं हुई है। जितने कैदी छोड़े गए हैं उससे ज्यादा कैदी नए जेल में आ गए हैं। यूपी के मिर्जापुर जिला पंचायत कार्यालय पर धांधली के विरोध में हंगामा कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ दिया। इस दौरान हुए एक घायल युवक को जिला अस्पताल भेजा गया। मौके पर जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार और पुलिस अधीक्षक अजय कुमार भारी पुलिस बल के साथ जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि लोगों को हटा दिया गया है, आवश्यकता पड़ी तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जिला पंचायत सदस्यों का यहाँ पर जो है प्रमाण पत्र मिल रहा है और कार्रवाई चल रही है। कुछ लोगों को ये लगा कि उनके साथ कुछ दिमाग में जैसे होता है ना, अविश्वास का भाव था, जिसके मद्देनजर लोग भीड़ वगैरह इकट्ठा कर लिए थे, जिसको पुलिस के द्वारा इसको हटा दिया गया है। शांति व्यवस्था बनी हुई है, हम लोग विधिक कार्रवाई कर रहे हैं और जो नियमानुसार होगा वही निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोगों ने सर बदमाशी भी की थी, पुलिस को फिर खदेड़ना भी पड़ा था, क्या करें? हाँ, तो निश्चित तौर से कुछ लोग भीड़ बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे और कानून व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे थे। नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और इसमें आवश्यकता पड़ी तो अभियोग दर्ज करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार के लाख जतन के बावजूद कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा। भोपाल कलेक्टर ने शहर में कर्फ्यू को 10 मई तक बढ़ा दिया है। कलेक्टर ने रविवार शाम इसके आदेश जारी किए। वहीं आदेश के मुताबिक कोरोना कर्फ्यू को और भी सख्त किया जाएगा। जरूरी चीजों की पूर्ति होती रहेगी, जबकि बेवजह घूमने पर पाबंदी होगी। वहीं से लेकर भोपाल में प्रशासन की ओर से सख्ती बढ़ाई गई है और बेवजह घूमने वालों पर सख्ताई बरती जा रही है। इस दौरान भोपाल में सड़कें भी सूनी दिखाई दी। बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना के नए केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए राज्य सरकार की ओर से कर्फ्यू बढ़ाया गया है। यूपी के बस्ती के वाल्टरगंज थाना अंतर्गत चौरवा गणेशपुर में सेवानिवृत्त एसडीएम राम भरत पांडे के सगोन के बाग में लोगों ने एक युवक की लाश देखी, जिसके बाद यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। युवक की धारदार हथियार से हत्या की गई थी। मृत युवक के पेट, गले, मुंह, चेहरे और सर पर तेज धारदार हथियार के जख्म मौजूद हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले की एमसीएच विंग में बने L2 कोविड सेंटर में 4 लोगों की मौत का वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया। आनंद फानन में जिलाधिकारी भारी फोर्स के साथ अस्पताल पहुंचे और अस्पताल की पूरी व्यवस्थाओं की जांच में जुटे हुए। बता दें कि आज जब कोविड सेंटर में इलाज करा रहे लोगों के परिजन अस्पताल पहुंचे तो उन्हें पता चला कि कुछ देर बाद 4 मरीजों की मौत हो गई। जानकारी मिलने के बाद नाराज परिजन कोविड सेंटर के उस वार्ड में पहुंच गए और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसमें 3 मृत लोग बेड पर दिखाई दे रहे हैं। वहीं एक मृत व्यक्ति बाथरूम में दिखाई दे रहा है। इस मामले में मृतकों के परिजनों ने अस्पताल के कर्मचारियों पर लापरवाही बरतने का इल्जाम लगाया। उनका कहना है कि मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत थी, फिर भी कर्मचारियों ने ऑक्सीजन सिलेंडर हटा दिए थे, जबकि यहां ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में मौजूद थे। तो ये यूपी के सिद्धार्थनगर के अस्पताल से लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां पर 4 लोगों की मौत हो गई। परिजनों का आरोप यह है कि ऑक्सीजन नहीं मिल पाने की वजह से उन्हें अपने परिजनों से हाथ धोना पड़ा है। उन्होंने अस्पताल प्रशासन पर भी, अस्पताल प्रबंधन पर भी लापरवाही बरतने का बड़ा लोगों से ऊपर मतलब 5, कुछ लोग 5 बता रहे हैं, कुछ लोग 6 बता रहे हैं और सब लोगों का यही कहना है कि जो भी लाभ हुआ है सबकी लापरवाही से हुआ है। कोई भी डॉक्टर केवल ऑक्सीजन किसी तरह से, अगर किसी का लग पा रहा है, किसी नहीं लग पा रहा है, उसके अलावा ना तो कोई सुई ना तो कोई दवा, और जो भी परिजन अपने लोगों को एक कोई दे रहे हैं कि ले जाइए खा लीजिए, कुछ सामान प्रोवाइड करा रहे हैं, वहाँ पर रख रहे हैं, वो भी वहाँ देखिए बाहर रखा हुआ है, न कोई वहाँ पहुँच रहा है, ले जाके अंदर फेंक दे रहे हैं, मरीज के पास कोई जा ही नहीं रहा है। प्रशासन का ये कहना है कि यहाँ पे ऑक्सीजन पर्याप्त है, ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई। ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई है। यहाँ जितने लोग हैं सब लोग ये कहें किसी के मुँह में ऑक्सीजन ही नहीं था। जितने लोग थे हम लोगों से कहा गया आप लोग जाइए घर, कहा गया कि आप लोग जाइए घर। हम लोग यहाँ जो बगल में लड़का था वो बोल रहा है कि ऑक्सीजन हट गया था, कोई देखने वाला नहीं था,
वो जो मरीज छटपटा रहा था मर गया। हमारे ससुर जी थे, हिम्मत बनिया घर है, उनको हम कल एडमिट करवाए थे। कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, थोड़ा ऑक्सीजन का प्रॉब्लम था। कल हम यहाँ पे करवाए, पानी हमसे मांगे 3 बजे, हम 3 बजे रख के गए, वो पानी पहुँचा। जब शाम को हम रात को 7 बजे खाना लेके आए तब तक पानी वहीं रखा हुआ था। उसके बाद फिर हम 10 फ़ोन किए, मधुबनिया चले गए। 10:30 बजे रात को उनको खाना और जो 3 बजे पानी रखा हुआ था वो जाकर मिला। सुबह हम फ़ोन किए, ऑक्सीजन रात में बंद कर दिए थे, इसलिए 7 लोग की मृत्यु हो गई। और अभी बता रहे हैं कि आपके पापा अभी आधा घंटा पहले हुए हैं। सब लापरवाही की वजह से हुआ। उनको 12 बजे एडमिट किया गया था, रात को 11 बजे इंजेक्शन लगा कि नहीं ये भी गारंटी नहीं है। मॉर्निंग में खबर मिली थी जिसमें 4 पेशेंट्स की डेथ L2 फैसिलिटी में आज हुई है, जिसमें कोई भी ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है, बट परिजनों ने अपनी शिकायतें और वो कही गई हैं, वो मेरे द्वारा सुनी गई हैं। यहाँ पे जो बॉडीज़ हैं उनको भी सही तरीके से प्रोटोकॉल के हिसाब से डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। मैं, कप्तान साहब, CMO साहब, सभी वरिष्ठ अधिकारी सुबह से यहाँ पे हैं और इंश्योर कर रहे हैं। और कहीं भी किसी भी लेवल पे अगर किसी ऑफिसर या किसी के द्वारा लैप्स किया गया है या कोई भी रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रहा है। देश भर में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। गर्मी के साथ साथ कई राज्यों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। खासकर उत्तर पूर्वी राज्यों और मध्य भारत के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। राजस्थान में कई स्थानों पर हल्की बारिश के साथ धूल भरी आंधी देखी गई, जबकि पंजाब और हरियाणा के 1-2 जिलों में हल्की बारिश के साथ आंधी देखी गई। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गंगे, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, इसका अनुमान भी मौसम विभाग ने जताया है। इसके अलावा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई। और अब खबर जरा हटके। कोरोना ने समूची इंसानियत को हैरान परेशान कर रखा है। हालात ये हो चले हैं कि लोग खुद को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोरोना अपनी जद में लोगों को लेता जा रहा है। अब तक माना यह जा रहा था कि कोविड-19 महामारी से सिर्फ इंसानों को खतरा है, लेकिन यह महज हमारी गलतफहमी है, क्योंकि हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में जंगल के शेर कहे जाने वाले 8 एशियाई शेर कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इन शेरों के नमूनों को चिड़ियाघर प्रशासन ने 24 अप्रैल को सावधानी बरतते हुए जांच के लिए भेजा था। दरअसल इन शेरों में सांस की परेशानी के लक्षण दिखाई दिए थे। CCMB ने उनकी रिपोर्ट नेहरू जूलॉजिकल पार्क को हिदायत देते हुए सौंप दी है, जिससे इस बात की पुष्टि हो गई है कि हैदराबाद के चिड़ियाघर के ये 8 एशियाई शेर सोर्स कोविड-2 वायरस से संक्रमित है। फिलहाल इन 8 शेरों को आइसोलेशन में रखा गया है और उनकी उचित देखभाल और आवश्यक उपचार शुरू किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।